Hello everyone, welcome to a session to chemistry YouTube channel. Myself अग्र शाहगन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। इस चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर के वीडियोस के लिंक्स, इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल लिंक कर दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं किस नाम से टेलीग्राम चैनल आ रहा है। आप इस लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने रिप्लेसमेंट बाय एसएच ग्रुप हाइड्रोजन सल्फाइड वाला टॉपिक पढ़ लिया था, जिसमें हमें पता चला था कि एलपीजी की कोई भी स्मेल नहीं होती है और हम एलपीजी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसमें एथाइल मरकैप्टन या फिर इथेन थायोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज अगला टॉपिक है हमारा रिप्लेसमेंट बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय मरकैप्टाइड ग्रुप, इसमें हम बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे। इसमें हम कोई भी एल्काइल हैलाइड, जैसे कोई भी एल्काइल हैलाइड हो हमारे पास लाइक दिस, ये एक एल्काइल हैलाइड है हमारे पास। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे या तो हम Na2S से रिएक्शन करवा दें। अगर हम ये नहीं लेना चाहते हैं तो हम इसकी जगह K2S का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों पे ही रिएक्शन करवा सकते हैं। आगे जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो X की जगह इसको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, X की जगह SR आ जाता है, कुछ ये थायो ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है? थायो ईथर, और यहाँ पे 2 टाइम्स NaX बन जाएगा। ये बना है आपका थायो ईथर। ये क्या बना है आपका? ये बना है आपका थायो ईथर। ईथर क्या होता है? अगर किसी को ध्यान हो तो व्हाट इज़ ईथर? तो ईथर को हम लोग ROR बोलते हैं। अगर O को हम सल्फ़र से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाता है थायो ईथर। यहाँ पे थायो का मतलब होता है सल्फ़र। थायो का मतलब क्या होता है? सल्फ़र। ठीक है, तो आप कहीं भी थायो सुनेंगे वर्ड तो वो सल्फ़र से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए अब ज़रा रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होगी, है ना। तो जैसे कि हमारे पास है, हम ले लेते हैं, हमने ले लिया ये C2H5Cl, इसको हमने 2 टाइम्स ले लिया। हम इसकी रिएक्शन K2S के साथ करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो Cl यहाँ से और K यहाँ से निकल जाएगा। क्या बना लेगा ये? 2 टाइम्स KCl। क्या बना लेगा ये? 2 टाइम्स KCl। और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट में मिलेगा थायो ईथर। ठीक है, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में मिलेगा थायो ईथर। अब इसको बोलोगे कैसे? इसमें 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। इसमें 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका डाई इथाइल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डाई इथाइल। 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो हो गया डाई इथाइल थायो ईथर। ये बताइए समझ में, यहाँ तक आया? ठीक है, अगला है रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर COOR से रिप्लेसमेंट करेंगे। X को हम रिप्लेस कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ COOR। तो करना क्या है इसमें वो देख लो। जैसे हमारे पास कोई भी हेलो अल्केन है, जैसे ये हमारे पास एक हेलो अल्केन है और हम इसकी रिएक्शन CH3COO Ag के साथ करवा रहे हैं, तो Ag और X ये निकल जाएंगे। Ag और X ये निकल जाएंगे। ठीक है, और COO
ये वाले कार्बन के साथ बॉन्ड अप कर जाएगा, तो क्या बना लेगा, COOCH3। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप बना, ये बना ईस्टर। ये क्या बना, ये बना ईस्टर। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारे पास है C2H5Br ब्रोमोइथेन। हम ब्रोमोइथेन की रिएक्शन करवा रहे हैं CH3COOAg के साथ। तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से Ag हट जाएंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे AgBr। ये क्या बना लेंगे, AgBr। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, और हमको मिलेगा CH3COOC2H5। ठीक है, हम C2H5 ऐसे नहीं लिखना चाहते तो हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं C2H5। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। ये इथाइल ग्रुप ये अलग है और एसीटेट ग्रुप ये अलग है, इसलिए इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम एल्काइनाइड। रिएक्शन विद सोडियम एल्काइनाइड। अब सोडियम एल्काइनाइड क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ सोडियम एटम, ठीक है, वो बनाता है सोडियम एल्काइनाइड, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज नेगेटिव एंड सोडियम इज पॉजिटिव। और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो ना लगा हो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर हाइयर एल्केन्स। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। This method is used to prepare higher alkynes। इस मेथड से हम लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन की एल्काइन बना सकते हैं, तो इसीलिए R लिया है हमने। अब कंसीडर करो कि हमारे पास जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, हाँ हमारे पास एग्ज़ाम्पल है C2H5Cl और इसकी रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं Na प्लस C- ट्रिपल बॉन्ड CH3 से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जन क्या होगा, यहाँ से Cl यहाँ से Na निकल जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। ठीक है, तो NaCl सेपरेट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, C2H5, ये वाला C ज्वाइन होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब ये जो बना है इसका नाम क्या है, 2 3 4 5 कार्बन है इसमें और सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 आयन। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, अगला है रिडक्शन। हम रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक रीजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम रिड्यूस कर सकते हैं H2/Ni का यूज़ करके, या फिर H2/प्लैटिनम का यूज़ करके, या फिर H2 पैलेडियम का यूज़ करके। ठीक है, अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम LiAlH4 के भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, अगर हमें ये भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है, तो हम HI विद रेड फॉस्फोरस ले सकते हैं।
अगर हम ये भी नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम जिंक कॉपर का एलॉय ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, अल्कोहलिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, समझ गए। तो अब जैसे अपने पास कोई भी हेलो अल्केन है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3Cl, है ना, और हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और हीट कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, और हम इसको हीट कर दे रहे हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, HCl बना लेगा और CH4 एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ये बन गया आपका मीथेन। ठीक है, वहीं हम दूसरा भी रिजेंट ले सकते हैं जिससे हम रिड्यूस करा सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3Cl है, हम इसकी रिएक्शन 2 टाइम्स हाइड्रोजन के साथ करा दें, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर एलॉय विद एल्कोहल, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर एलॉय विद एल्कोहल, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH4 प्लस HCl, फिर से मीथेन बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, बात आती है कि HI वाला फॉर्मेशन कब लेते हैं, तो एल्काइल आयोडाइड्स में बी रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अगर हमें किसी आयोडाइड को रिड्यूस करना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक आयोडाइड है, हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम इसको HI के साथ रिएक्ट करवा देंगे ओवर रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो I और I, ये वाला आयोडीन और ये वाला आयोडीन मिलके बन जाएगा I2। ठीक है, और आयोडीन की जगह हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये आपका बना लेगा प्रोपेन। यहाँ तक बात आई समझ में? इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो ये था रिडक्शन वाला पार्ट। फिर अगला आता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस। यहाँ से हम एलिमिनेशन रिएक्शन करने लगते हैं। यहाँ से हम कौन सी रिएक्शन करते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। अब इसमें बोला है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे 3 वर्ड हैं। पहला वर्ड है, इस वर्ड को समझ लीजिए डी, दूसरा वर्ड है हाइड्रो, और तीसरा वर्ड है हेलोजन। हेयर डी मीन्स, एक जनरल उसमें समझें तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहता है कि हम इससे हेलोजन एटम हटाएंगे, हम इससे हाइड्रोजन एटम हटाएंगे, और डी का मतलब होता है रिमूव करना। तो हम क्या क्या रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और हेलोजन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ये अल्फ़ा बीटा के फॉर्म पे होती है, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवर होती है। कौन सी रिएक्शन फेवर होती है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवर होती है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा वाली पोजीशन से हम हेलोजन को रिलीज़ करते हैं, इसलिए बीटा एलिमिनेशन ज़्यादा फेवर करती है। ठीक, अब देखिए कैसे होता है। जैसे हमारे पास है जगह है, जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक, और हम इसकी रिएक्शन करवा दे रहे हैं KOH के साथ। और KOH कैसा यूज़ कर रहे हैं हम? KOH यूज़ कर रहे हैं एल्कोहलिक। तो यहाँ से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, जब यहाँ से आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ से होगा क्या कि इधर से हेलोजन और इधर वाले पार्ट में हाइड्रोजन लगे होंगे, ऐसे करके 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक है, तो इधर से हेलोजन, इधर से हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा HX। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन हेलोजन निकल गए तो ये वाले पार्ट से हेलोजन निकला है, तो इस वाले कार्बन का एक पार्ट खाली हो जाएगा। ये वाले पार्ट से हाइड्रोजन निकला है, तो इस वाले कार्बन का भी एक पार्ट खाली हो जाएगा।
ठीक है। अब दोनों कार्बन पे एक एक प्लेस वैकेंट हो गई है, तो उस कंडीशन पे दोनों ही कार्बन क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे। तो ये बना लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं। अब एग्जांपल देख लो एक बढ़िया वाला, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास है CH3 CH2 Cl, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आगे चल के ये हमें क्या देगा, ये हमको देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl, ठीक है, ठीक, समझ गए। और ये HCl KOH के साथ रिएक्शन भी कर सकता है। ये जो HCl है ये KOH के साथ रिएक्शन भी कर जाता है। तो K यहाँ से, Cl यहाँ से बना लेगा KCl, प्लस OH यहाँ से, H यहाँ से क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही 2 डिग्री में भी रिएक्शन होती है, ऐसे ही 3 डिग्री में भी रिएक्शन होती है। तो उसके लिए ऑर्डर बन जाता है, ठीक है, ऑर्डर फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑर्डर फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो होगा वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल 3 डिग्री वाला होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंडरेंस देखने को मिलता है। तो 3 डिग्री वाला कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज़ मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। दिस इज़ द एक्चुअल ऑर्डर, दिस इज़ द एक्चुअल ऑर्डर फॉर द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, ओके, हेलोअल्केन्स। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो अब आगे अब बात करते हैं सेट-जेफ रूल की। सेट-जेफ रूल भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इफ़ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट बीटा पोजिशंस, ये सेट-जेफ रूल कहता है। सेट-जेफ रूल बिल्कुल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह होता है, लेकिन कैसे चलता है वो बता दे रहे हैं, वो देख लेना एक बार, समझ लेना। तो चीज़ें क्या हैं यहाँ पर, चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन एटम will be present at 2 different beta position, at 2 different beta position। तो वहाँ पर हम सेट-जेफ रूल लगाते हैं। कैसे वो समझिए। जैसे कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप से लगा हुआ है, पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन। अब इधर भी दूसरा कार्बन है और इधर भी दूसरा कार्बन है, तो ये 2 बीटा कार्बन मिल गए हमें। अब दोनों ही बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों ही बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब कैसे समझोगे इसको, तो वो भी देखो, है ना। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि एक बार इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और एक बार इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। रिएक्शन होगी वही सेम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है। जब भी ये वाले से निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये पहली वाली कंडीशन पे बनाएगा, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन पे कौन सा बनेगा, ये वाले से बॉन्ड निकलेगा तो ये बनाएगा CH3 CH
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इन दोनों ही केसेस पे देखना कि ये जो वाला कंपाउंड है ये होगा मेजर कंपाउंड, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बनेगा, और ये वाला जो कंपाउंड है ये होगा माइनर कंपाउंड, यानी कि ये कम बनेगा। ठीक, ऐसा क्यों? परसेंटेज बता दे रहे हैं। ये बनेगा आपका 20% के अप्रॉक्स, और ये बनेगा आपका 80% के अप्रॉक्स। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल नेचर। ठीक, सिमेट्री कैसे पता कैसे चलेगी? अगर आप यहाँ से ब्रेक डाउन करते हो तो इधर पे सिर्फ एक कार्बन आ रहा है और इधर पे 3 कार्बन आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर दूसरे वाले कंपाउंड में यहाँ से ब्रेक डाउन करते हो तो इधर भी 2 कार्बन आ रहे हैं और इधर भी 2 कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिमेट्री देखने को मिल रही है। समझे? तो ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल नेचर, ड्यू टू इट्स symmetrical nature, this compound is major। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई ना? ठीक, चलो बढ़िया है। अब अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी है? वुड्स रिएक्शन। तो वो देख लो वो कैसे होगी। वुड्स रिएक्शन कहती है कि कोई भी हेलो एल्केन कंपाउंड जब इस सोडियम के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो हमको एल्केन बना के देता है। क्या बना के देता है? एल्केन बना के देता है। ठीक, और प्लस में NaX निकल जाता है। अब इसको समझना ध्यान से, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। तो ये आपकी जनरल रिएक्शन होगी, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये रिएक्शन लिखेंगे हम फिर से। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दिस रिएक्शन, इन फ्रॉम दिस रिएक्शन, from this reaction we can prepare even number of एल्केन। यानी कि इस रिएक्शन से हम ऐसा एल्केन बना सकते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो, लाइक 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है हमारी? रिएक्शन है जैसे CH3Cl, तो इसको हमने 2 टाइम्स ले लिया और इसकी रिएक्शन हम 2 टाइम्स Na के साथ करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 2 Cl यहाँ से, 2 Na यहाँ से निकल जाएंगे, क्या बना लेंगे? 2 टाइम्स NaCl। क्या बना लेंगे? 2 टाइम्स NaCl। ठीक है, और 2 टाइम्स CH3 है तो CH3 और CH3 बाइंड अप हो जाएंगे। ठीक, इसलिए हमें इसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ही एल्केन फॉर्म करने के चांसेस मिलेंगे। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्लोरोमीथेन से ईथेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी कार्बन डबल करने हो, ये भी ध्यान रखिएगा, टू डबल द कार्बन एटम, टू डबल द कार्बन एटम यूज वुड्स रिएक्शन, यूज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कार्बन एटम डबल करने हो तो आप वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके उसे डबल कर सकते हो। ठीक है,
फिर अगला आता है रिएक्शन विद Mg। रिएक्शन विद Mg, मैग्नीशियम के साथ आपको रिएक्शन करने को बोला जाएगा कि आपको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना है। तो आप कैसे करोगे वो भी देख लो। जैसे हमारे पास कोई हेलो एल्केन है X और हम इसकी रिएक्शन Mg के साथ करवा रहे हैं। X की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? Mg के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना कि ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी? ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा RMgX कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? RMgX कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास है CH3Cl और हम CH3Cl की रिएक्शन Mg के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है CH3MgCl। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? और हम इसको बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, अब अगला आता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये चीज़ है थोड़ा सा ध्यान देने वाली, तो इसको ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल एटम डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल एटम डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which metal atom is directly connected with कार्बन। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है CH3, नहीं यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, इधर से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास है CH3 MgBr। ठीक है, तो इसमें जो Mg है वो डायरेक्टली C से कनेक्टेड है। इसमें जो Mg है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? और डायरेक्टली कनेक्ट है C से। ठीक, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है हम बेंजीन वाला एग्जांपल ले लें एक। ठीक है, तो इसमें इस कॉर्नर पे बेंजीन है, यहाँ लिथियम है। तो लिथियम एक मेटल है और वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? लिथियम डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कंपाउंड्स कैसे हैं? ये कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये कंपाउंड्स कैसे हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। जैसा कि मैंने बता दिया है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि Grignard reagents are
हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट को और नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर रिप्रेजेंटेड एज RMgX, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। ये उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट मीन्स RMgX, याद रखिएगा। RMgX can react with all those compound, can react with all those compound which can donate a proton, which can डोनेट अ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन कर सकता है, ठीक। कुछ कंपाउंड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको जो रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, जैसे H2O कैन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जैसे ROH अल्कोहल्स कैन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जैसे अमाइंस RNH2 कैन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जैसे टर्मिनल एल्काइंस यानी कि जिनका एंडिंग पॉइंट कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, ठीक है, लाइक RCH ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी RCH नहीं होगा, RC होगा, लाइक RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल एल्काइन है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक। तो एक्सेट्रा और भी कुछ हैं जो रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी वो देखो। तो रिएक्शन हो रही है, जैसे हमारे पास है RMgX, और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ZH के साथ। यहाँ पर ये Z क्या है, यहाँ पर जो हमने ये जो Z लिया हुआ है, ये Z क्या है, ये Z है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये Z इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी Z ले सकते हैं, है ना। अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Z, Mg और X निकल जाएंगे। कौन कौन, Z, Mg और X निकल जाएंगे, और ये हमें क्या बना के दे देंगे, RH बना के दे देंगे। तो अगर हमें कभी भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट को रिड्यूस करना हो, तो हम उसकी रिएक्शन वाटर से, अल्कोहल से, अमाइंस से, किसी के साथ भी, ऐसे किसी भी कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवा के हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट को डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो वाटर से, मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से और CO2 से रिएक्ट कर जाता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट मीन्स RMgX, RMgX कैन react with water, moisture, ऑक्सीजन एंड CO2। जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो इन सभी से रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जब भी बनाते हैं तो हम उसको एब्सेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर की एब्सेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई RMgX is prepared in absence of oxygen and moisture,
यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर भी ना हो और ऑक्सीजन भी ना हो, हम वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और ये प्रिपरेशन होती है बाय यूजिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर, बाय यूजिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर, यानी कि जहाँ पे चीज़ें रिएक्ट ना करें उसे हम बोलते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX, in Grignard region, the carbon and magnesium bond is covalent but highly polar, ठीक है, कोवेलेंट होने के साथ साथ ये बॉन्ड पोलर भी होता है। तो हमारे पास है R, Mg और X। ठीक है, तो Mg और X में हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हैलोजन नेगेटिव हो जाएगा और Mg पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीशियम एक मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो उस केस में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन नेगेटिव हो जाएगा और Mg पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज़ हाईली पॉजिटिव। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए ये एक टेबल दी हुई है आपको, जिसमें हमने टेम्परेचर, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड के बेसिस पे हमने डिफरेंस किया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर लो टेम्परेचर होता है तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है आसानी से, हमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं एलिमिनेशन में हमको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। ठीक है, सॉल्वेंट अगर सब्स्टिट्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट हमारे एक्वस वाले पार्ट हो सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का एक्वस सॉल्यूशन लेके रिएक्शन आगे प्रोसीड करवा सकते हैं, एज लाइक एग्जांपल एक्वस KOH। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को एलिमिनेट करना हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन नहीं, हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो रहा हो। ठीक, वहीं एलिमिनेशन में ऐसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा हो रहा हो। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड का नेचर यानी कि रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूशन में 1 डिग्री की ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम, 3 डिग्री की सबसे कम, और एलिमिनेशन में जस्ट अपोजिट है, 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री की सबसे कम और 2 डिग्री की तो बैलेंस्ड है। ठीक, अब इसके बाद ये हेलोअरीन वाला टॉपिक आ जाएगा, तो हम लोग हेलोअरीन अगले लेक्चर से करेंगे। आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक ऑफ हेलो अल्केन्स तक हमने पूरा कवर अप कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से चला के देख लें, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बाकी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब इसके कुछ हम PYQs निकाल के लाएंगे जो कि JEE मेंस और बोर्ड्स में और नीट में पूछे जाते हैं, तो हम उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे।